नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हम पढ़ा रहे हैं इकाई नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। उसमें हमने पेज नंबर 13 की जानकारी प्राप्त की थी। अब चलते हैं अगले पेज नंबर आगे 14 की ओर। तो कालिदास अब हरिण शावक को अपना प्रेम बताते हुए आगे उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कालिदास क्या कह रहे हैं? हम पहले से सुखी हैं, हमारी जो पीड़ा है वह धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। यानी कि जो हिरण शावक का जो बच्चा है, हिरण का जो बच्चा है उसके ऊपर द्रुत का लेप लगाया यानी कि घी का लेप किया है, तो उससे उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। इस बच्चे को कालिदास मल्लिका के घर ले जाते हैं और मल्लिका को ही बताते हैं कि इसका जो शरीर है एकदम मुलायम है, कोमल है, और न जाने ऐसा कौन निर्दयी होगा जिसने उसके ऊपर बाण चलाया होगा। उसे बाण चलाते समय थोड़ी सी भी दया नहीं आई होगी, ऐसा कालिदास मल्लिका को बता रहा है। वह कुलांच बरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच यानी कि छलांग लगाना, उछलना, उसे कहते हैं कुलांच। तो कुलांच बरता हुआ वह हिरण शावक कालिदास की गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें यानी कि माँ की आँखों में जो प्यार होता है, मोहब्बत होता है, वैसे ही तुम्हारी माँ जैसी आँखें और उनका सा ही स्नेह मिलेगा। स्नेह यानी कि प्रेम, यानी कि माँ की ममता प्रदान होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कालिदास मल्लिका को बता रहे हैं कि इस हरिण शावक को हरिण के बच्चे को मैं तुम्हारे पास ले आया, जहाँ पर तुम्हें माँ जैसी, इस बच्चे को माँ जैसी ही ममता मिलेगी। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है, तो मल्लिका बच्चे के लिए दूध लाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मतलब क्रोधित है, गुस्से में है। माँ को अनुमान यानी कि अंदाज़ा हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। तो देखिए, यह उस समय का माहौल बताया गया है कि यह जो समय चल रहा है उससे पहले बारिश हो चुकी है और बारिश में भीग कर मल्लिका अपने घर आई है। तो मल्लिका की जो माँ है अंबिका, उसे अंदाज़ा हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मल्लिका और कालिदास दोनों नौजवान हैं और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और उन्हें नाहक लोगों के अपवाद यानी कि निंदा की चिंता रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नौजवान बेटी किसी के साथ घूमती है, फिरती है, तो लोग उसकी कई तरह की बातें करते हैं। इसी अपवाद की, निंदा की चिंता मल्लिका की माँ अंबिका को होती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो आगे आते हैं और बच्चे को कालिदास मल्लिका को देते हैं। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। तो दोनों बच्चे को दूध पिलाने का प्रयत्न करते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तो बच्चा है वो दूध पीने से कतरा रहा है, मना कर रहा है। तो कालिदास उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम दूध अवश्य पिएंगे, हम ऐसी हट यानी कि जिद नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। अब देखिए, राजपुरुष दंतुल ट्योटी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। देखिए, द्वार के पास, दरवाजे के पास जो ट्योटी होती है, हम उसे गुजराती में पगथिया એવું કહીએ છીએ। तो ट्योटी का अर्थ है द्वार या दहलीज।
तो दंतुल द्वार की चोटी पर आ जाता है, वहाँ पर रुक जाता है और क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। और क्षण भर यानी कि थोड़े समय के लिए यह मल्लिका कालिदास और हिरण शावक को देखता रहता है। कालिदास हिरण शावक को मुंह से दूध पिला देता है। तो कालिदास बच्चे को दूध पिलाने का काम पूरा कर देता है। ऐसे ऐसे इस तरह प्रेम और स्नेह से कालिदास दूध उसे पिला देते हैं। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। निकट यानी कि पास, नज़दीक आता है दंतुल। अब देखिए दंतुल का संवाद आता है, दंतुल की एंट्री होती है और इस दृश्य को देखकर दंतुल क्या बता रहे हैं, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और भी कोमल कर लेना चाहते हो। तो देखिए कालिदास के ऊपर एक व्यंग्य बाण चलाता है, व्यंग्य वाणी चलाते हुए बता रहा है कि दूध पिलाकर इसका जो शरीर है, उसका जो मांस है कोमल है, उसे और भी कोमल बना लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं तो एकदम से ऐसी आवाज़ आती है तो वो दोनों एक चौंक जाते हैं और उन्हें देखता रहता है। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है, यानी कि नीचे जो आसन लगाया हुआ है वहाँ पर दूध का पात्र कालिदास नीचे रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, यानी कि एक दूसरे को हम पहचानते नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। अब देखिए कालिदास दंतुल का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि हम दोनों अपरिचित हैं और हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, तो ऐसे अपरिचित घर में आने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। तो दंतुल आपस में मल्लिका और कालिदास के सामने देखता रहता है। अब दंतुल क्या कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, ऐसा ही प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता था। आकस्मिक यानी कि अचानक, हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने का तुम्हें संकोच नहीं हुआ। देखिए घर में आने का संकोच दंतुल को नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार दंतुल कालिदास को बता रहा है कि मेरे बाण से यह जो घायल हुआ हरिण का बच्चा है उसे तुम उठा ले आए, तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यहाँ तो कहीं कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देखिए अनुसरण यानी कि पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पर दंतुल बता रहा है कि मैं ये हरिण के बच्चे तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन उसका कारण यह है, मैं हरिण के बच्चे के पास पहुँच सका, उसका कारण यह है कि मैंने इसके ऊपर बाण छोड़ा था और बाण छोड़ने पर इसके जो रक्त बिंदु थे उसी रक्त बिंदुओं के चिन्ह ज़मीन पर पड़े हुए थे और उसका अनुसरण करते करते उसके पीछे पीछे चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। नहीं तर अन्यथा ये जो बादलों से घिरे हुए दिन हैं, ऐसे बादलों से घिरे काले काले दिनों में मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंच सकता। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि बारिश हो चुकी थी, वातावरण में बादल छाए हुए थे और अंधेरा भी लगा हुआ था। उसी समय की दंतुल बात बता रहा है। तो आपको परीक्षा के लिए प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि दंतुल हरिण शावक के पास कैसे पहुंचा। तो बाण छोड़ते समय उसके जो बाण छोड़ने पर उसके शरीर पर जो शरीर में से जो लहू टपक रहा था, उसी लहू बिंदुओं के पीछे पीछे चलते हुए दंतुल कालिदास और मल्लिका के पास पहुंच सका। ऐसा आप जवाब दे सकते हैं। कालिदास, देख रहा हो कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। निवासी यानी कि निवास करने वाले। कालिदास बता रहा है कि मुझे लगता है कि तुम इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक यानी कि कटाक्ष हंसी हंसता है, जैसे जोर जोर से हम हंसते हैं। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। देखिए
दंतुल बता रहा है कालिदास को, मैं तुम्हारी जो दृष्टि है, आंखें हैं, उसकी प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। देखिए, दंतुल बता रहा है कि हाँ, मेरी वेशभूषा, मेरा पहनवा है, वो भी इस प्रदेश का नहीं है और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो कालिदास भी कटाक्ष में बता रहे कि मैं तुम्हारे पहनवे पर नहीं चाहता, तुम्हारे पहनवे से नहीं कह पाता, लेकिन मेरे दृष्टि में तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? तो यहाँ पर दंतुल थोड़ा उग्र और व्यंग्यात्मक वाणी में बता रहा है कि क्या मेरे कपाल यानी कि जो कपोल है उसके ऊपर रेखाएं हैं, उसको देखकर तुम बता रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो देखिए, यहाँ पर दंतुल कालिदास पर एक कालिक पूछता है, एक धब्बा दाग लगाते हुए बता रहा है कि तुम चोरी तो करते हो, उसके अतिरिक्त अलावा सामुद्रिक यानी कि हस्तरेखा जो ज्योतिष विद्या होती है उसका भी अभ्यास करते हो, उसका भी ज्ञान रखते हो, ऐसा मालूम होता है। यहाँ पर दंतुल कालिदास पर एक धब्बा लगाता है, दाग लगाता है कि तुम चोरी भी करते हो, उसके साथ साथ हस्तरेखा देखने की विद्या, ज्योतिष विद्या भी जानते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। तो ऐसे दंतुल के व्यंग्यात्मक और कटाक्ष भरे वचनों को सुनकर मल्लिका के हृदय को चोट लगती है, वो आहत होती है और वह कुछ कहने के लिए आगे आती है। मल्लिका क्या कहती है? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? तो दंतुल को वो बता रही है कि ऐसा जो लांछन है, जो धब्बा है, दाग लगाते हुए तुम्हें लज्जा, शर्म नहीं आई? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? तो देखिए, मल्लिका के प्रश्न का उत्तर देते हुए दंतुल बता रहा है कि देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु यह हिरण का जो बच्चा है और जो आपकी बाहों में है, वह मैंने बाण छोड़ा और वह घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है, इस पर मेरा अधिकार है और यह जो मेरी संपत्ति है वह तुम मुझे लौटा तो देंगी ना? तो कालिदास, इस प्रदेश में हरिण का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तो देखिए, बीच में कालिदास बोलते हैं, कहते हैं कि राजपुरुष, राज्य के पुरुष दंतुल यहाँ पर हरिणों का यानी कि पशुओं का आखेट यानी कि शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो यानी कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त यानी कि काफ़ी, कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। अपराधी यानी कि दोषी। कालिदास यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे राजपुरुष, यहाँ पर पशुओं का शिकार नहीं होता, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए यही काफ़ी है, यही पर्याप्त है कि तुम अपराधी नहीं हो, हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते। दंतुल क्या बता रहा है? तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। अब देखिए, राजपुरुष यहाँ पर अपने राज्य की जो ताकत है और राज्य का जो कर्मचारी है उसका रौब बताते हुए वो बता रहा है कि गांववासी यानी कि गांव के रहने वाले क्या राजपुरुषों के अपराध का निर्णय करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ जानते हो? तो यहाँ पर कटाक्ष वाणी में, व्यंग्यात्मक वाणी में दंतुल कालिदास को बता रहा है कि है ग्रामीण युवक कि अपराध और न्याय का शब्दार्थ यानी कि अपराध क्या होता है, न्याय क्या होता है, इसके शब्दार्थ, इसके अर्थ तुम जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी कि अचरज। यहाँ पर दंतुल की व्यंग्यात्मक वाणी का जवाब देते हुए कालिदास बता रहे हैं कि शब्द और शब्द के अर्थ करना, उसके अर्थ जानना राजपुरुषों को ही संपत्ति होती है, उनका ही अधिकार होता है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो। देखिए, दंतुल का मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए दंतुल भी बता रहा है कि समझदार व्यक्ति हो।
फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। तो देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है और यही बात दंतुल बता रहा है कि राजपुरुषों के जो अधिकार होते हैं, उनके जो हक होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। हम नहीं कहते कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसी बात की ओर यहाँ पर इशारा हो रहा है। मुझे देर हो रही है, यानी कि मुझे कहीं जाना है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। देखिए, कालिदास को दंतुल बता रहा है कि यह हरिण का बच्चा जो है वो मेरा है, वो मेरी संपत्ति है, मुझे लौटा दो। वह मेरे बाण से आहत हुआ है, घायल हुआ है। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य भूमि यानी कि पर्वतीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। देखिए, बहुत ही अच्छी और समझदार वाणी में कालिदास तंतुल को समझा रहा है कि राजपुरुष इस पर्वतीय भूमि के हम निवासी हो, और इसी पर्वतीय भूमि के हम सभी पशु पंछी मानव सजातीय है। सजातीय यानी कि समान जाति के हैं, एक ही जाति के हैं। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इससे तुम्हारे हाथ में सौंप दें, तो कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक है और हम तुम्हें सौंप दे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तरण पर यहाँ पर देखिए तो डैश डैश बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि इसे आस्तरण यानी कि बिछौने पर सुला दो। तो यहाँ पर कालिदास बता रहे हैं कि इस पर्वतीय भूमि के हम पशु पंछी और मानव सभी एक ही समान जाति के हैं, और इसका दर्द हमारा दर्द होता है, यानी कि हम सभी सजाति एक ही जाति के हैं। और यह तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हें यह बच्चा हरिण शावक लौटा देंगे। तो मल्लिका, तुम अंदर इसे ले जाओ या तल्प या आस्तरण पर इसे सुला दो। तो चलिए दोस्तों, अंबिका सहसा अंदर से आती है। अब देखिए, ये जो अंबिका है वो मल्लिका की माँ है, उसकी एंट्री होती है, उसका आगमन होता है, और वह क्या कहती है उसका संवाद आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।